कि माई होम इंडिया अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता आया है और आगे भी करता रहेगा, जिसमें आप सभी की सहभागिता हमारे लिए परम आवश्यक होगी। इस सब में आप अपना सहयोग रखिएगा। आज के कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखने का मैंने आप सभी से आग्रह किया था, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। हमारे अतिथि सभागार में उपस्थित हैं। माई होम इंडिया की बात करें तो मैं कहीं पढ़ा था कि अगर बनना है तो आप वृक्ष की तरह बनिए, जो वर्षा, धूप, गर्मी, किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में डटकर खड़ा रहता है और अपने विशाल आकार के नीचे आने वाले हर एक व्यक्ति को छांव, फल और आश्रय सहयोग देता है। माई होम इंडिया के सेवा कार्यों और उसके विभिन्न प्रकल्पों को देखता हूं तो मुझे यही ख्याल आता है कि सन 2005 में संस्थापक श्री सुनील जी के द्वारा रोपा गया यह माई होम इंडिया रूपी पौधा आज लगभग 20 वर्षों बाद एक वट वृक्ष के समान विशालकाय होकर अपने सेवा कार्यों से व्यक्तियों का निस्वार्थ मदद कर रहा है। आज वट वृक्ष शरीका माई होम इंडिया की सारी शाखाएं मजबूत और लंबी हो चुकी हैं, जो अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से अपने कार्यों से हर एक व्यक्ति को बिना उसका नाम पूछे मदद कार्य कर रहा है। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि 18 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने चरम पे, अपने उत्कर्ष पर रहता है। समाज में उसको युवा की संज्ञा दी जाती है। माई होम इंडिया को भी अपना सेवा कार्य करते हुए 18 वर्षों से ऊपर का समय हो चुका है और मैं यह कह सकता हूँ यह माई होम इंडिया का उत्कर्ष है और आने वाले समय में हम उसका चरम देखेंगे। आप सभी के सहयोग से और आप सभी के सानिध्य से द्रुत गति से हम और भी मजबूत कार्यों को करते हुए सेवा कार्य अपना जारी रखेंगे। आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप अपनी पंक्तियों में बातें ना करें, क्योंकि डैश तक आपकी आवाज़ आएंगी। मोबाइल को साइलेंट रखें और उससे पहले मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मोबाइल साइलेंट करने से पहले आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उस पे जाइए, माई होम इंडिया को सर्च कीजिए और उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे कार्यों को आप तक पहुंचाने का एक ही जरिया है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े। धन्यवाद। हमारे सभागार में हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य वक्ता और माई होम इंडिया के दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष बलदेव जी उपस्थित है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे महान विभूतियों को पुष्प अर्पित करते हुए तथा दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी से चाहूँगा कि तालियों से हमारे अतिथियों का सम्मान करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज का यह पावन अवसर हमें उन दो महान विभूतियों का स्मरण करने का अवसर देता है, जिन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा, नई दृष्टि और नई चेतना प्रदान की। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले जी एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जो कि 14 अप्रैल को पड़ने वाली है, के उपलक्ष्य में। दो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और समर्पण से समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के जीवन को आशा की नई किरण दी। महात्मा फूले ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम मानते हुए नारी शिक्षा, सामाजिक समानता और कुरीतियों के उन्मूलन के लिए आजीवन संघर्ष किया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से देश को एक ऐसा मजबूत आधार प्रदान किया, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को सर्वोपरि रखा गया। आज का यह कार्यक्रम केवल उनकी जयंती का उत्सव नहीं, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करने और समाज से समानता, शिक्षा और न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आइए हम सभी मिलकर इन महान विभूतियों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले और एक समतामूलक, सशक्त एवं जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं और तालियों के माध्यम से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मैनेजिंग ट्रस्टी अरुण पस्सी जी भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि आप भी पुष्प अर्पण करके अपने कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें। दीप भी जलाइए।
इन महान विभूतियों के साथ उनकी धर्म पत्नियां भी हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनका भी एक बार कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके लिए भी हम तालियां बजाकर उनके प्रति अपना अभिवादन करें। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो मंचासीन हो और अपने स्थान को ग्रहण करें। धन्यवाद। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाएं और नुमल से मैं आग्रह करता हूं कि आप वंदे मातरम गायन करें और हम आपके साथ में सहभाग कर सकें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुभासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि ब्रुजये त्रित घर करवाले अबला के नो माए तो बोले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म तांघि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरम्। त्वांघि दुर्गा दश प्रहन धारिणीं नमामि त्वां नमामिनीं नमामि विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे देश में हुई है। एक महान पार्श्व गायिका
आशा भोसले जी का आज स्वर्गवास हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इस कार्यक्रम में उस दुर्घटना की एक छाया रहेगी। उनकी याद हमें ज़रूर आज सताएगी। हम सब जानते हैं वो अपने स्वरों में कायम स्वरूपी जिंदा रहने वाली है। एक उनका गीत हम सुनेंगे, उसके बाद में हम श्रद्धांजलि के लिए खड़े रहेंगे और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी स्थान ग्रहण कर सकते। आशा ताई की मधुर आवाज़ आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी और सराहेंगी। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की ओर वापस लौटते हुए मैं आग्रह करता हूं माई होम इंडिया के संस्थापक आदरणीय सुनील देवधर जी का कि आप हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह प्रदान करके कार्यक्रम में स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि के लिए आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन आवश्यक है। एक बार फिर से हमारे मुख्य अतिथि के लिए तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद। मंच पर हमारे बीच श्री बलदेवराज सचदेवा जी, जो माई होम इंडिया के दिल्ली एनसीआर इकाई के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं, उपस्थित हैं। श्री सचदेवा जी एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल संगठक हैं, जिन्होंने वर्षों से समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण जैसे कार्यों में अहम योगदान दिया है। माई होम इंडिया के साथ उनका जुड़ाव केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक और समर्पित सेवा का प्रतीक है। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली एनसीआर में माई होम इंडिया ने अनेक प्रभावी कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है। श्री सचदेवा जी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। मैं आज सबसे पहले उनको इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए मंच पर बुलाता हूँ। आदरणीय बलदेवराज सचदेवा जी। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और चेयरमैन ऑफ सेंट्रल फॉर सोशल डेवलपमेंट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आदरणीय डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी, हम सबकी इंस्पायरेशन और माई होम इंडिया के संस्थापक आदरणीय सुनील देवधर जी, मंच पर उपस्थित माई होम इंडिया के मैनेजिंग ट्रस्टी और मेरे अनुज भाई अरुण पासी जी, इस सभागार में उपस्थित माई होम इंडिया के सभी परिवारजन, आप सबको मेरा नमन और अभिनंदन। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम जो है उन महान आत्माओं को, विभूतियों को याद करने के लिए रखा गया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलित उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए और एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। आप देखेंगे कि इन दोनों के लिए माई होम इंडिया ने प्रोग्राम इकट्ठे रखा है। इस पे जब थोड़ा मुझे सोचने का मौका मिला तो मैं उस चीज़ पर पहुंचा कि शायद इन दोनों का जीवन इस तरीके से है कि अगर एक ने कार्यक्रम शुरू करा है तो संपूर्ण दूसरे ने करा है। तो इसीलिए इन दोनों का कार्यक्रम साथ रखने का एक और भी औचित्य साथ में खड़ा हो जाता है। आप देखें कि जो ज्योत एजुकेशन की और दलित उत्थान की ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जलाई थी, उसका अगर आप समापन देखेंगे, उसको एक परिणति तक पहुंचाने के लिए अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसको उस शिखर तक ले गए कि दलित उत्थान और साथ में जो एजुकेशन,
वो अनमैच्ड है। तो आज क्योंकि बहुत हमारे बीच में वक्ता हैं, विद्वान वक्ता जो इस सब्जेक्ट पर बोलेंगे, मुझे इंट्रोडक्शन में एक दो चीज़ें जो ऐड करनी है वो मैं कहना चाहता हूँ, जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि अगर हम इन दोनों का जीवन काल देखें तो अपेरेंटली कुछ ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों ही दलित परिवार से थे, बिल्कुल थे। दूसरा, उनको शायद एजुकेशन लेने में बहुत दिक्कत आई, बिल्कुल दिक्कत आई। दो चीज़ें बड़ी कॉमन है दोनों की। तीसरा जो इम्पैक्ट है, ऐसा परसेप्शन मुझे लगता है कि हर जगह ऐसा कुछ बना है कि शायद वो रिच नहीं थे। रिच मीन्स कि जो थोड़ा बहुत जिस तरह परिवार चलाने के लिए ज़रूरत रहती है, पर दोनों का जब मैंने थोड़ा स्टडी करके देखा तो उनमें वो भी समानता निकलती है। आप देखें कि महात्मा ज्योतिबा फुले वो सतारा के एक गांव में वहाँ पर पैदा हुए, तो फूले भी उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फूलों से वो जो है फूलों का व्यापार करते थे या फूलों की खेती करते थे, वो सप्लाई करते थे, तो फूल वालों से निकल के वो फूले बन गए एक तरीके से। तो उनके पास कई एकड़ ज़मीन थी जिस पे वो फूल उगाया करते थे। तो जो उस टाइम पेशवाई थी और जो पूना के जो राजकीय प्रशासन के सिस्टम थे उनमें सप्लाई करते थे, और साथ में जो नॉर्मल जो शहरों में जो फूलों की रिक्वायरमेंट होती है वो भी करते थे। अपेरेंटली ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ऐसी पोजीशन में थे कि शायद उनके पास आर्थिक कोई दिक्कत थी। दूसरा, अगर मैं एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ, जितना उन्होंने एजुकेशन के लिए किया, उनका एक और भी पक्ष है जो कमर्शियल पक्ष है। उनकी अपनी एक कंपनी थी, पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, और उसमें मुझे ये देखने में मिला कि जो यरवड़ा जेल है पूना की, वो भी उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बनी हुई है। और एक पूना सतारा का हाईवे के ऊपर एक टनल है कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की, वो भी उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट में बनी है। और थर्डली जो मुंबई का बीएमसी बिल्डिंग है, उसमें हालांकि शुरुआत तो अंग्रेज़ों ने अपने जो इंजीनियर्स थे, जैसे यहाँ पे लुटियन जोन्स है, तो वहाँ भी उनके एक डिज़ाइनर थे, उन्होंने बनाई है। पर 1980 से और 1880 से 1884 तक उसमें उन्होंने काम किया, तो कुछ उसमें भी योगदान है। लेकिन एक उनकी विशेषता यही थी कि वो जितना भी कमाते थे 95% वो CSR में, सोशल सिक्योरिटी में कर देते थे अपने समाज के उत्थान के लिए। तो ये माना जा सकता है कि जहाँ तक संपदा की बात है या पैसे की बात है, उनके साथ ऐसा कोई बहुत बड़ी इशू नहीं था। अब मैं अंबेडकर जी का भी देखता हूँ। वो आप सब जानते हैं कि महो में उनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो महो बोलने में तो लगता है महू जैसे उत्तर प्रदेश में भी एक जगह महू है, पर दैट इज़ द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। तो उनके पिताश्री वहाँ पर सूबेदार थे। और मैं अगर उसको इमेजिन करता हूँ कि सूबेदार मीन्स ए गवर्नमेंट जॉब विद द गवर्नमेंट, दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनकी जो भी रेमुनरेशन सैलरीज रही होंगी वो इतना ज़रूर होता है कि परिवार अच्छी तरह से चलता हो। तो वो ठीक है कि एक दलित होने के कारण उनको जो स्कूल में दिक्कत आई, पढ़ने में दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पढ़ने पे गए। उनके पास कई डिग्रियां US की और UK की भी थी। और आप ये भी जानते हैं कि शायद सबसे हाईएस्ट उस टाइम के जो एजुकेशनिस्ट थे वो बाबा साहब ही थे। तो इसीलिए इन तीनों का इन तीनों समीकरण पर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है इन तीनों में उनकी बहुत समानता है। लेकिन अब हम एक स्टेप जब आगे चलते हैं तो महात्मा फुले ने 3 बुक्स लिखी है अपने काम में, बस इसके बाद मैं अपना समापन करूँगा। पहली बुक जो बड़ी हालांकि बुक्स और भी लिखी हैं, लेकिन 3 मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली थी उसके अंदर गुलामगिरी, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। आप देखिए कि US में उस टाइम एंटी स्लेवरी एक्ट पास हुआ था, तो उन्होंने वहाँ US में जो गुलामों के साथ जो ट्रीटमेंट होता था उसके बारे में उन्होंने यहाँ उसकी पुस्तक लिखी। तो हम सोच सकते हैं उनका जो आध्यात्मिक लेवल था, बौद्धिक लेवल था, कितना था। दूसरी उनकी ये किताब है, वो एक्चुअली यहाँ भारत के जो दलित थे उनके ऊपर है। उसका नाम समझिए कि मराठी वाली लैंग्वेज में ठीक से उसको नहीं बोल पा रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने उसके ओपनिंग में सिर्फ 5 बातें लिखी हैं। मुझे ये लगता है कि अगर ये 5 बातें शुरू में ही सब बच्चों को एजुकेशन के टाइम और जब भी उनका पढ़ना स्टार्ट होता है अगर बता दी जाए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि उनका जीवन बदल जाएगा।
और फूले जी ने जो लिखा है आप पाएंगे कि शायद अंबेडकर जी ने उसको अक्षरश पालन करा है। तो मैं 5 लाइनें उनकी पढ़ रहा हूँ। पहला वो लिखते हैं, विदाउट एजुकेशन विजडम इज़ लॉस्ट, कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो विजडम आप हो जाएगी। सो विदाउट एजुकेशन विजडम इज़ लॉस्ट, विदाउट विजडम मोरल इज़ लॉस्ट, विदाउट मोरल डेवलपमेंट इज़ लॉस्ट, विदाउट डेवलपमेंट द वेल्थ इज़ लॉस्ट, एंड लास्ट में लिख रहे हैं कि विदाउट वेल्थ दलित इज़ लॉस्ट। क्योंकि ये किताब दलित के लिए, उनके लिए लिखी गई थी, ऑफ कोर्स उनको समझाने के लिए कि आपको एजुकेशन क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको करने के बाद बाबा साहब ने एग्जैक्टली यहीं से चीज़ें, आप मुझे, बाबा साहब उनको जो है ना अपना गुरु भी मानते थे, उन्होंने खुद माना है कई जगहों पर कि बाबा फूले उनके गुरु हैं। तो अगर आप इसको एज इट इज़ बाबा साहब पे अप्लाई करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से करा, तो पहला जो उनका वर्जन है कि विदाउट एजुकेशन विजडम इज़ लॉस्ट। आप सब मानते हैं कि आप जानते भी होंगे कि उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, शायद 32 डिग्रीज़ ऐसा बताया जाता है उनके पास उस टाइम थी, और उसमें से कई सारी तो पीएचडी थी, और उस कालखंड में उनके बराबर पढ़ा हुआ शायद कोई नहीं था। तो एजुकेशन फर्स्ट जो उनका महात्मा जी का जो गाइडेंस था कि विदाउट एजुकेशन विजडम इज़ लॉस्ट, तो उन्होंने पढ़ाई एजुकेशन इतनी करी टॉप लेवल पे। देन विदाउट विजडम मॉरल इज़ लॉस्ट। आप देखेंगे इतना पढ़ने के बाद वो किसी भी चीज़ के आगे झुके नहीं, उन्होंने अपना मॉरल बिल्कुल हाई रखा। चाहे उस टाइम कांग्रेस थी और माउंटबेटन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आप अगर इतिहास में देखेंगे वो किसी के सामने उस तरीके से नहीं झुके कि कुछ भी मॉरल को कंप्रोमाइज़ करके कुछ वो एडजस्टमेंट कर लें। विदाउट मॉरल डेवलपमेंट इज़ लॉस्ट। तो मॉरल हाई होने के साथ जो उन्होंने डेवलप करा, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, अपना सारा, उन्होंने भी दलित उत्थान में बहुत सारे कार्य करे, तो जो डेवलपमेंट वो कर सकते थे अपने हिसाब से उन्होंने बेस्ट करा। एंड विदाउट डेवलपमेंट वेल्थ इज़ लॉस्ट। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब पॉलिटिक्स में कोई हैं और साथ में वो इतनी सेवाएं कर रहे हैं तो वेल्थ डोनेशन में भी आती हैं, काम करने से भी आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके, ऐसा नहीं था कि वेल्थ की भी उनके पास कोई कमी थी। एंड विदाउट वेल्थ दलित इज़ लॉस्ट। तो ये पांचों चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण तरह समर्पित करी हुई हैं। और उनका जो आखिरी एक वाक्य है जो सभी को कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, ये बाबा साहब के वर्ड हैं। तो इन दोनों का जब कम्बिनेशन लिया जाता है, मुझे लगता है कि जो समीकरण महात्मा फूले जी ने शुरू करे थे दलित उत्थान से लेकर और एजुकेशन तक, उसको एक ग्रेट लेवल तक पहुंचाने में भारत रत्न बाबा राव अम्बेडकर जी का पूरा सहयोग रहा, और उन्होंने उनका अक्षरश पालन करा। तो मैं और अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि मुख्य वक्ता और सबके पास और बहुत सारी एक्सपर्ट चीज़ें हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं भारत माता के उन सपूतों को नमन करते हुए एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सच ही कहा कि जिस कार्य को ज्योतिबा फूले जी ने शुरू करके किया, समाज के सामने रखा, उसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उत्थान पर पहुंचाया। आज का विषय काफ़ी गंभीर है, ऑडियंस भी काफ़ी गंभीर है, लेकिन आप सबसे आग्रह रहेगी अपनी गंभीरता को बरकरार रखते हुए अच्छी बातों पर आप तालियां बजा सकते हैं। मैं आप सभी के बीच मंच पर सुनील देवधर जी उपस्थित हैं। उनका परिचय हम सभी से है, लेकिन मैं आप सभी के सामने उनका परिचय रखना चाहता हूं एक लाइन का कि आप माई होम इंडिया के संस्थापक हैं। विभिन्न राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में आपने दायित्व निभाए हैं। नॉर्थ ईस्ट में प्रचारक के रूप में कार्य करते हुए आपने त्रिपुरा विजय में अपना अहम योगदान दिया। आप हम सभी के लिए एक अभिभावक, कर्मठ व्यक्तित्व के धनी और कुशल वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। आज के इस विषय पर हम सभी के मध्य आपका वक्तव्य साझा करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुनील जी। मंचासीन
आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता मेरे मित्र डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी, माय होम इंडिया संगठन के दिल्ली एनसीआर इकाई के अध्यक्ष श्री बलदेवराज सचदेवा जी और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जो हम सबके सामने हैं अरुण कुमार पस्सी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं, बहनों और भाइयों, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि आज के प्रमुख वक्ता राजकुमार जी हैं। दो महापुरुषों की जयंती जब बहुत नज़दीक आती है और इन दोनों की इतनी बड़ी योग्यता, इतना बड़ा योगदान है कि इन दोनों की जयंती बहुत बड़े भव्यता से मनानी चाहिए। लेकिन जब नज़दीक दो डेट्स रहती है तब एक स्वाभाविक समस्या खड़ी रहती है कि दोनों कार्यक्रमों पर उसका असर होता है। और आमतौर पर मैंने देखा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती धूमधाम से सब जगह पर मनाई जाती है, जो मनाई जानी ही चाहिए। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले जी को हमने बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। पहले तो हम सब लोगों ने दिमाग से ये बात को निकाल डालना चाहिए अपने मन में। अगर कोई भी किंतु, कोई परंतु, कोई क्लेश, कोई गलतफहमी, कोई ऑब्जेक्शंस इन दो महापुरुषों को लेकर गए कई दशकों में जो राजनीति इस देश में हुई है, उसके कारण अगर आपके मन में आए होंगे तो सबसे पहले उसको निकाल डालना चाहिए। क्योंकि जो भी गए 50-60 वर्ष में हुआ है, इसमें इन दोनों का, उन दोनों ने तो कुछ किया नहीं है ना, उसमें उन्होंने जो भी कुछ किया है वो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और उस व्यवस्था की जो आवश्यकता थी उस समय, जो उनको उस समय लगा कि ये आवश्यक है, तो उन्होंने उस समय किया है। सिर्फ किया ही नहीं है तो लोगों का बहुत सारा विरोध, लोगों का गुस्सा, लोगों के क्षोभ का सामना करके उसको बिना डरे उन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं। और इससे सबसे ज़्यादा पीड़ा का सामना महात्मा ज्योतिबा फुले को करना पड़ा है। इसलिए एक तो मन साफ रखकर, मन शुद्ध रखकर, कोई भी प्रकार का प्रिजुडाइज मन में न रखते हुए हमने इन दोनों महापुरुषों का सबसे पहले चरित्र पढ़ना चाहिए। और अगर विच इज़ द बेस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन दिस टू ग्रेट पर्सनैलिटीज़, तो आपको अमेज़ॉन पर मिलेंगी। एक राइटर है जिनको बाद में केंद्र सरकार ने पद्मश्री से या शायद पद्म भूषण से होगा नवाजा था, उनका नाम है धनंजय कीर। धनंजय कीर जी ने लिखे हुए जो इनके बायोग्राफीज़ है दोनों के, दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफीज़। उसमें से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो साथ मिला धनंजय कीर जी को, कई मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, संपर्क रहा, संबंध रहा, तो उनके तो समक्ष बातचीत से ही सारी चीज़ें उनको मिली है। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो चरित्र है पूरा, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अत्यंत ऑथेंटिक और कलरलेस, उसमें धनंजय कीर जी ने अपना कोई खुद का मत कुछ नहीं डाला है, ये ठीक है या ये गलत है वगैरह कुछ नहीं है। बहुत शुद्धता से इन दो महापुरुषों को आपके सामने रखा है। इसलिए अगर आपको वास्तविक में इनके बारे में समझना है, मेरे दृष्टि से समझना ही चाहिए। जिसको देश की चिंता है उन्होंने ऐसी कुछ पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उसमें ये दोनों के चरित्र रिटन बाय डॉक्टर धनंजय कीर, ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, मैंने पढ़े हुए हैं। तो ये दोनों की जयंती एकत्रित मनाने का ये कारण है, क्योंकि अंबेडकर जयंती तो मनानी है, हमें फुले जयंती भी मनानी है। लगातार दो कार्यक्रम, इसलिए दोनों एक साथ मनाएं, दोनों को एक साथ याद करें। साथियों, हमारे देश में बच्चियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी।
बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर डालते थे, विधवाओं को शादी करने की परमिशन नहीं थी। ये सारी कुरीतियां थी। इनको हम सभी कुरीतियां कहते हैं। इसको कोई भी इन बातों से सहमत नहीं है। इनको हम सिर्फ रीतियां नहीं कहते, ये कुरीतियां, दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर हम हमारे सारे धर्मशास्त्र पढ़े तो हमारे किसी भी धर्म या शास्त्र के पुस्तकों में इसका समर्थन नहीं है, ऐसा करने को बताया नहीं है। और हमारे देश का इतिहास भी यह बताता है कि ऐसा था ही नहीं हमारे देश में। मतलब ये सत्य है कि सावित्रीबाई फुले जी ने लड़कियों की स्कूल चालू की, और वो कहते हैं कि पहली लड़कियों की शाला ये सावित्रीबाई फुले ने चालू की, और वो महात्मा जी के प्रेरणा से उन्होंने चालू की। तो ये वास्तविक में पहली स्कूल है क्या भारत की लड़कियों की? तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि लड़कियां बहुत पढ़ा लिखा करती थी, बहुत विद्वान थी, और उनका लेखन ये जगह जगह पर पाया जाता है। दुनिया की सबसे पहली पुस्तक जिसको हम कह सकते हैं वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद जिस तरह से ऋषियों ने लिखे हुए श्लोक उसके अंदर है, उस तरह से ऋग्वेद में ऋषिकाओं ने लिखे हुए श्लोक भी समाहित किए हैं। ऋषि ये पुल्लिंगी है, ऋषिका ये स्त्रीलिंगी है। ऋग्वेद में 27 ऋषिकाओं ने श्लोक लिखे हैं जो उसके अंदर समाहित किए। मतलब महिलाएं लिखती ही नहीं थी, तो दुनिया की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद, उसमें महिलाओं ने अपना लेखन किया हुआ है। तो कौन कहता है कि भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था? अधिकार था। कौन कहता है हमारी महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लड़ती नहीं थी? रामायण आप सब लोग जानते हैं। रामायण में जब कौशल्या, प्रभु रामचंद्र जी कौशल्या माता से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि मुझे वनवास जाने के लिए बताया गया है 14 साल के लिए, तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, जब माँ कौशल्या कहती है तुमको किसने बताया? तो पिताजी ने बताया। बोलते हाँ मेरे पिताजी ने बताया। तो कौशल्या कहती है मत जाओ, जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी उनको। मतलब वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि पुरुष ने, पति ने लिया हुआ जो डिसीजन है उसको रिवर्ट कर सकती है पत्नी, इतनी कॉन्फिडेंट है। लेकिन जब उसको पूछा जाता है कि ये तुमको आज्ञा पिता ने दी है या माँ और पिता दोनों ने दी है, तब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि माता कैकेयी और पिता दशरथ दोनों ने दी है। तब कौशल्या कहती है तो फिर तुरंत वनवास में चले जाओ। दशरथ की बात तो मैं बदल सकती हूँ, लेकिन माँ की आज्ञा को बदलने की हिम्मत, योग्यता किसी की नहीं है, मैं भी नहीं बदल सकती। तो माँ की आज्ञा है और माँ की आज्ञा का पालन तुमको करना पड़ेगा। लेकिन गुस्सा हम सब लोगों का कैकेयी माता पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को वनवास में भेजा, और ये गुस्सा इतना है कि 10,000 साल शायद रामायण को हो गए, लेकिन किसी भी माता पिता ने अपने बेटी का नाम आज तक कैकेयी नहीं रखा है। जैसे 40 वर्ष तक हिंदी फिल्मों में प्राण विलन के नाते इतना प्रसिद्ध था, उनके सक्सेस का मूलक क्या है? तो 40 साल में भारत में किसी भी माँ बाप ने अपने बेटे का नाम प्राण नहीं रखा। उस तरह से कैकेयी भी विलन करके हम देखते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कैकेयी को वो 2 वर क्यों दिए थे महाराजा दशरथ ने? तो महाराजा दशरथ जब शुंभासुर के साथ लड़ने के लिए गए थे और बुरी तरह से घायल हो रहे थे, तब उनका रथ कौन चला रहा था? उनका रथ कैकेयी माता चला रही थी, और अपने घायल पति को भीषण रणांगण से
सही सलामत जिंदा टूटे फूटे रथ के माध्यम से लहू लोहान स्वयं होकर कैकेयी माता अपने पति को बचाकर लाती है। और बचाने के बाद वो सब उसका पराक्रम जब दशरथ देखता है, कहता है मेरी पत्नी इतनी पराक्रमी है, मांग 2 बातें जो तू मांगेगी मैं तुमको दूंगा। क्या बातें मांगी वो छोड़ दीजिए, हमारे देश में 10,000 साल पहले रामायण काल में महिला पति से कंधा लगाकर रणांगण में लड़ने के लिए जाती थी, सारथ्य करती थी। कौन कहता है हमारे घर भारत में महिलाओं को घर के अंदर बंदी करके रखा हुआ था? हमारे देश में कोई पर्दा नहीं था, हमारे देश में कोई घूंघट नहीं था। रामायण महाभारत आपने देखा होगा, दोनों सीरियल्स उच्चतम कोटि के श्रेष्ठतम दिग्दर्शकों ने, लीजेंड्स ने बनाई है, रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा। उन्होंने जिस तरह से रिसर्च किया, वो रिसर्च को जैसे रामायण में था वैसे के वैसे सब आपके सामने उतारा है, कोई चेंज नहीं किया। कहीं भी कोई महिला इन दोनों सीरियल में आप देखेंगे तो बुरखे में नहीं है, पल्लू भी लिया नहीं है किसी ने, इधर तक नहीं, पल्लू किसी का नहीं है, क्योंकि ये पल्लू घूंघट पर्दा ये सब हमारे देश का है ही नहीं। महिला का सौंदर्य छुपाने की चीज नहीं है, पुरुषों ने संयम में रहना है, ये हमारा हिंदुत्व सिखाता है। तो ये सब हुआ, फिर ये बदल कैसे हो गया? विवाह, सीता का जब विवाह होता है, क्या सीता बालिका है क्या? छोटी बच्ची है। तो बालिका विवाह कब से शुरू हो गया? आप अगर गौर से इसको समझेंगे तो इस देश के अंदर जो इस्लाम का क्रूर आक्रमण हुआ, उसके बाद में ये सारी चीजें हमारे देश में आई। लड़कियों को उठाकर लेकर जाते थे मुसलमान आक्रांता। उनको बताया गया है कि काफिर की लड़कियां आपके भोग के लिए है। 2 साल की कुंवारी लड़की अगर उसको मार डालेंगे तो उसको जन्नत मिलेगी, इसलिए बलात्कार किए बगैर 2 साल की बच्ची को भी वो छोड़ते नहीं है। सब अपनी गलतफहमियों से जरा जमीन पर उतरिए, इस्लाम का अभ्यास कीजिए और आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, अभी भी होते हुए दिखाई देते हैं। मुस्लिम बहुल एरिया में क्या, मुस्लिम बहुल एरिया जो नहीं है वहां पर भी दिखाई देते हैं, इतनी हिम्मत दिखाई देती है। तो उस जमाने में जब मुगलों का राज था तब क्या परिस्थिति रही होगी? एक एक बादशाह के 500-500 600 महिलाओं के जनाने रहते थे। दिन में शादियां होती थी, शादियों में लड़कियां सज धज कर आती थी, सारा सोना निकलता है घर का, इसलिए मुसलमान शादियों के ऊपर हमला करते थे, लूट कर लेकर जाते थे, पुरुषों को मार डालते थे, सुंदर लड़कियों को लेकर जाते थे, सोना लूट कर लेकर जाते थे। पूरे उत्तर भारत से लेकर बंगाल तक, पंजाब, राजस्थान, रात को जो शादियां होती है वो धर्म सुसंगत नहीं है। शादियां ये सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होना अपेक्षित है, लेकिन ये रात को शादियां क्यों करनी शुरू की हम लोगों ने? क्योंकि मुसलमानों के डर से, उनके हमले के डर से, आक्रमण के डर से चुपचाप रात के समय में किसी को पता न चले शादी करके खत्म कर दी, मुसलमान नहीं मारेगा। इतना डर, और इस डर का कारण है, परिणाम है कि बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजना, क्योंकि घर से बाहर निकली तो मुसलमान उठाकर लेकर जाएगा। इसलिए बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं बाहर नहीं निकलनी चाहिए, महिलाओं ने पर्दे में रहना है, घूंघट में रहना है। उनको फॉलो नहीं किया है, उनसे बचने के लिए किया है। उनका बुर्खा हिजाब क्यों है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी महिलाओं ने ये क्यों किया मैं बता रहा हूं। इतने बड़े पैमाने पर युद्ध में पुरुष मर जाते थे, उनकी पत्नियां बेवा हो जाती थी। अब उन सारी बेवाओं की अगर शादियां करनी है तो आगे आने वाली जो कुमारिकाएं हैं उनसे कौन शादी करेगा? और इसलिए उस समय बताया गया कि विधवा हो तुम, लेकिन अब तुमने शादी नहीं करना है, क्योंकि बाद में बच्चियां हैं ना, और पुरुषों की संख्या कम हो गई, पुरुष मर गए हैं सब। इतने बड़े पैमाने पर पुरुष मरते थे। आप इनका महारानी पद्मिनी का चरित्र पढ़िए और सब किस तरह से पुरुषों को मारकर उनके जनेऊ उठाकर तोलते थे।
ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, सबको मारते थे, सब लड़ते थे, सबको मारते थे। ये सारे ऐतिहासिक कारण है। और आइए आज के जमाने में, आइए पश्चिम बंगाल में ऐसे कितने सारे गांव हैं कि जो इतने मुस्लिम बहुल हो चुके हैं कि वहां के माँ बाप अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। अगर आप पश्चिम बंगाल में नहीं भेज सकते, मैं त्रिपुरा में प्रभारी रहा, मुझे प्रतिमा दी बता रही थी कि सोनामुरा जो मेजॉरिटी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स है, वहाँ कॉलेज है और एक दूसरा कॉलेज दूसरी जगह पर बनाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया मुस्लिम बहुल होने के कारण हिंदू बेटियां कॉलेज में नहीं जाती है डर के मारे। ये अगर आज भारत की स्थिति है तो आप कल्पना कीजिए जब पूरे देश पर मुसलमानों का राज था तब क्या हुआ होगा। तो ये सारी कुरीतियों के ऐतिहासिक कारण है। जोहार किया महारानी पद्मिनी ने, क्योंकि नहीं जाना था उसको अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बनकर उसके जनाने में रहना नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। वो उसका डिसीजन था। हु इज शबाना आजमी टू रेज क्वेश्चंस ऑन ऑल दिस थिंग्स। हम लोगों को हमारे कारण जानने चाहिए। मैं सही गलत नहीं बता रहा हूं, उस समय की परिस्थिति के अनुसार उन लोगों ने लिए हुए डिसीजंस, हम लोग उसको क्यों क्वेश्चन करें। आज तो नहीं है ना। अच्छा, इसको सुधार किसने किया? हमने सुधार किया ना। हमारे समाज में जब ये कुरीतियां आई तब महात्मा ज्योतिबा फुले खड़े रहे ना। उन्होंने विधवा विवाह करने के लिए बताया, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज चला गया था, अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज सुधार कर रहे थे, अंग्रेज सुधार कर रहे थे भारत में। और वो सुधार कर रहे थे तो सुधार को पॉजिटिव रिस्पांस देने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया और लड़कियों की स्कूल चालू की। पहले अपने पत्नी को पढ़ाया, फिर स्कूल चालू की। और ये जो भड़काया जाता है ना कास्ट के नाम पर, अंबेडकर दलितों के, हिमाली समाज के फुले हो गए, शिवाजी महाराज मराठा समाज के हो गए, गुरु गोविंद सिंह सिर्फ सिखों के हो गए, तिलक सावरकर सिर्फ ब्राह्मणों के हो गए। इस तरह से जो कास्ट में विभागते हैं ना, ये बहुत बड़ा पाप हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी महापुरुष उनके कास्ट के लिए लड़ा नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी नहीं। ये दोनों महापुरुष ये हिंदू समाज सुधारक थे, इसको आपने पहले ध्यान में रखना चाहिए। इनको स्वाधीनता के बाद में और स्वाधीनता से पहले, स्वाधीनता के बाद में और स्वाधीनता से पहले कम्युनिस्टों ने हाईजैक किया है, जबकि साम्यवाद से दोनों का कोई संबंध नहीं है। और साम्यवाद में जो चीजें अच्छी लगी उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब जेल में थे तब उनकी जमानत महात्मा ज्योतिबा फुले ने कराई थी। हम लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। चौदार तळे का जब आंदोलन करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पानी पीने के अधिकार के लिए, तब स्वातंत्रवीर सावरकर रत्नागिरी से पत्र भेजते और अपना समर्थन देते हैं। अच्छा, हम इतने क्यों डरते हैं मुसलमानों से? आप लोगों को यह तो मालूम है राजकुमार जी कि महाड़ में पानी पीने के लिए रोके थे दलितों को, लेकिन ये गलत है। बोलने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ कई जातियों के लोग थे, उसमें ब्राह्मण लोग भी थे, वो सब नाम भी है, उनकी लिस्ट भी है। व्हाई डू यू बिकम स्टीरियोटाइप? आप बताते नहीं सिर्फ दलित थे, सब ब्राह्मण खराब थे, सब क्षत्रिय खराब थे। किसने बताया? इतिहास पढ़िए, आपको लिस्ट मिलेगी। कितने मॉडर्न थे, कितने सुधारवादी थे, सब समाज के लोग उनके साथ थे कि भाई ये सब छोड़ दो। और जो तथाकथित अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानने वाले थे वो विरोध कर रहे थे, जो गलत थे। अब ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर उनको पानी, वो तो पानी पीकर चले गए, रात को हमला किया और बुरी तरह से मारा। सब जो आए थे महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों से लोग, उनको बुरी तरह से मारा, बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। अंबेडकर रात को गए हॉस्पिटल में मिलने के लिए सबको। और जब सभी लोगों ने, अच्छा वो भी तो युवा थे ना, उनके अंदर भी तो गुस्सा था, उनके अंदर भी तो शक्ति थी,
उनके अंदर भी तो बदला लेने की इच्छा थी। क्या वो बदला नहीं ले सकते थे? वो उल्टा पत्थर नहीं उठा सकते थे? उल्टी लाठी उठाकर मारने के लिए दौड़ नहीं सकते थे? जब हॉस्पिटल में डॉक्टर अंबेडकर उनको पूछताछ करने, ड्रेसिंग करने, दवा दारू करने के लिए गए, तब सारे दलित युवा जो आंदोलन के लिए आए थे वो एकत्रित आए, गुस्से में थे और उन्होंने कहा, बाबा साहेब आप बताइए, कल जाकर हम एक एक को कूट कूट कर मारते हैं, आप सिर्फ हमको आदेश दीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने उनको मना किया। अंबेडकर अगर सवर्णों के शत्रु होते, उनको अगर आग ही भड़कानी होती, उनको अगर समाज को पूरी तरह से खिलाफ खड़ा करना होता तो बोलते थे जाओ जाकर मारकर आ जाओ सबको, मैं हूं आपके साथ, वकील हूं। अंबेडकर जी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा हम उन इंसानों से नहीं, उस प्रवृत्ति के साथ, उस विचार के साथ लड़ना चाहते हैं और विचारों की लड़ाई शस्त्रों से नहीं लड़ी जाती। इसलिए वो महामानव है, इसीलिए ये सभी जाति के लोगों के लिए पूज्य है। ये आपने सबने समझना चाहिए। आपका नेता जो आपको अच्छा लगता है वो क्या बोलता है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, सत्य क्या है उस पर निर्भर करता है। महात्मा फुले ने स्कूल चालू की तो उनको स्कूल चालू करने के लिए जगह नहीं थी। जगह दी किसने? जगह भिड़े नाम के पुणे के ब्राह्मण ने अपना पूरा वाड़ा दे डाला, बताया कि लड़कियों की स्कूल यहां पर चालू कीजिए। और दलित लड़कियों की स्कूल चालू करने में के लिए उस जमाने में एक ब्राह्मण ने अपना पूरा घर दे डाला और उसमें उन्होंने स्कूल चालू की। कौन कहता है कि सब लोग खिलाफ थे? और अगर आप सारी घटनाएं अगर ठीक से समझेंगे तो फिर आप सिलेक्टिव क्यों बातें बताते हो? दौलताबाद में एक पानी का टैंकर था, बड़ा टाकी पानी की, और उस टाकी में दलितों को पानी पीना मना था। बाबा साहेब अंबेडकर उधर भी गए हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन उस टाकी का कब्जा मुसलमानों के पास था। मुसलमान अलाउ नहीं कर रहे थे दलितों को पानी पीने के लिए उस टंकी के। और जब दलित गए टंकी के लिए पानी पीने के लिए, तब उनके ऊपर खूंखार हमला किया है, बुरी तरह से मारा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने लिख के रखा है कि मेरी हत्या की साजिश की गई थी। When you talk about Savdar Lake, Mahad, then why don't you talk about दौलताबाद? क्योंकि वहां मुसलमान है तो आप बोलोगे नहीं। मुसलमान जब मारने के लिए आता है दलितों को तो उसके बारे में आप बोलोगे नहीं, सिर्फ यही बताओगे कि सवर्णों ने मारा, सवर्णों ने मारा। ये समाज को भड़काना बंद कर दीजिए, कम से कम हम लोग अपने माध्यम से बंद करें। बाकी जिसको करना है वो करे, हमने नहीं करना चाहिए। पहले उनको ठीक से पढ़ना चाहिए। यहां पर जब मुझे संतलाल जी ने कहा कि तस्वीरें किस किस की लगानी है, तब मैंने कहा कि दोनों की धर्मपत्नियों की तस्वीरें लगनी चाहिए। संतलाल जी ने कहा जगह बहुत छोटी है। मैंने कहा दिल में जगह? उन्होंने कहा बहुत है। मैंने कहा फिर एडजस्ट कर लो, अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। हो गए कि नहीं? सावित्रीबाई फुले को कोई भूल सकता है क्या? आज अगर देश की राष्ट्रपति एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति है, अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी है, अगर निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री 8-9 साल से है, अगर वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है, अगर सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री रही है, मीरा कुमार इस देश की लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, और बहुत सारी मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी आप अगर मुख्यमंत्री है, तो ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू सावित्रीबाई फुले बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू स्टार्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। हर कार्यक्रम में मैं बताता हूं, हर कार्यक्रम में नए लोग रहते हैं, इसलिए वापस बताता हूं। जाने लगी जब पहले दिन स्कूल में, तब लोगों ने पत्थर मारे, कीचड़ फेंका, सड़े हुए टमाटर फेंके सावित्रीबाई पर। और जब वो गई, अपमानित होकर स्कूल में गई, पूरी साड़ी खराब हो गई थी, फिर भी बच्चियों को पढ़ाया, घर आई, वापस आते ही वही तमाशा, रो रही थी। महात्मा ने कहा कल जाते समय थैली में एक नई साड़ी लेकर जाना, और यही साड़ी जो
कीचड़ से मैली है उसको वापस पहन के जाना, वापस फेंकेंगे, फेंकने दो। स्कूल में जाने के बाद साड़ी चेंज करना, अच्छी साड़ी पहनकर बच्चियों को पढ़ाना, और वापस आने से पहले उस साड़ी को उतार कर रखना, और फिर वही साड़ी जिसके ऊपर आपके कीचड़ फेंका गया है, गोबर फेंका गया है, वो साड़ी पहनकर वापस आ जाना। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इतना बड़ा त्याग किया है। यहाँ पर महात्मा फुले बता नहीं सकते थे अपनी पत्नी को कि झोली में भरकर पत्थर लेकर जाओ, जो मारेगा उठाकर एक एक को पत्थर उल्टा मारो, नहीं कहा। दैट इज वाई दे आर ग्रेट पर्सनैलिटीज। सावित्रीबाई फुले ने जितना सेवा कार्य किया है, और आपको पता है उनकी मृत्यु भी सेवा कार्य करते करते हुई। एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और बाढ़ में लोगों की सेवा करने के लिए सावित्री गई थी, और सावित्रीबाई की मौत वहां पर हुई है। ऑन ड्यूटी, ऑन नेशनल ड्यूटी, ऑन सोशल ड्यूटी, सेवा कार्य करते करते आखिरी सांस सावित्रीबाई ने ली है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आजीवन साथ निभाने का काम रमाबाई अंबेडकर ने किया। ये सब पढ़ी लिखी लोग नहीं थी, लेकिन ये अपने पति के मिशन के साथ एक जीव एक रस समरस हो गए थे। जब अंबेडकर गए थे विदेश में और उनको पुस्तकें पढ़ने का शौक था, अंबेडकर जी का पुस्तकें पढ़ने का शौक कितने हद तक था, दिया पुस्तक शाम तक खत्म, दिया पुस्तक शाम तक खत्म, नया पुस्तक चाहिए। जैसे वो राक्षस की कहानी है ना कि उसको काम खत्म हो गया तो काम बता, नहीं तो तुमको खा जाऊंगा, ऐसे थे भीमराव रामजी अंबेडकर, सकपाड़ ओरिजिनल सरनेम। अंबेडकर उनके एक शिक्षक का नाम है जो उन्होंने धारण किया है। अपने बेटी जो शादी होकर गई है, रामजी अंबेडकर, उनके पिताजी जो है वो बेटी के पास जाते हैं और बताते हैं कि तुमको शादी में जो मैंने स्त्रीधन दिया है उसमें से कुछ गहने अगर तुम मुझे लोन के तौर पर देती हूं तो उसको गिरवी रखकर मैं कुछ किताबें लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी पेंशन में जितना घर खर्चे के बाद पैसा बचता है उसमें जितनी किताबें लाता हूं वो तो भिवा जो है पहले ही पढ़कर खत्म कर देता है, उसको और पुस्तकें चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो तुम्हारी जेवर जो मैंने दिए हुए हैं तुमको, उसको कुछ जेवरों को दो, मैं गिरवी रखूंगा और बाद में उसको छुड़ाकर लाकर दूंगा तुमको। तो अपनी बेटी के जेवर गिरवी रखकर अंबेडकर जी के पिताजी ने पैसा लाकर पुस्तकें उनको लाकर पहुंचाई है। अद्भुत प्रेम है पुस्तकों का। दुनिया की सबसे ज्यादा पुस्तकें पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है। उनसे पहले कोई हुआ नहीं था, उनके बाद भी कोई हुआ नहीं है। इतनी किताबें उन्होंने पढ़ी है। और जब किताबें पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, नई पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने उपवास करना शुरू किया। हफ्ते में 3 दिन शाम का खाना छोड़ दिया, उसमें जो पैसा बचा किताब खरीदी। फिर रोज रात का खाना छोड़ दिया, उसमें जो पैसा बचा उसमें किताबें खरीदी। और उससे भी जब किताब पढ़ने की बुद्धि की भूख पूरी नहीं हुई, तब उन्होंने हफ्ते में 3 दिन पूरे दिन का व्रत करना चालू किया, जो पैसा बचा उसमें से किताबें खरीदी। और उनकी पत्नी को पता था गांव में कि मेरे पति को पुस्तकें कितनी प्यारी है और कितनी पुस्तकें वो पढ़कर ख़त्म कर देते हैं, और उनको पुस्तक मिली नहीं तो उनकी जान ऊपर नीचे होती है। मैं क्या कर सकती हूँ? घर में बैठे बैठे सोच रही थी तो सामने से मवेशी जा रहे थे और गोबर गिर रहा था। इस महिला ने टोकरी हाथ में ली और सामने घर के गिरा हुआ पूरा रास्ता गोबर जो है उसको भरकर अपने टोकरी में लाया, और टोकरी में गोबर से गोरी, हम लोग बोलते हैं उसको, गोरियां बोलते हैं मराठी में, थाप कर उसको गोल गोल बनाते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद में उसके चूल्हे में डालने के लिए ईंधन करके उसका उपयोग करते हैं। तो वो बनाकर मार्केट में जाकर बेचकर उसमें से आने वाला पैसा लेकर मनी ऑर्डर करके अपने पति को पुस्तकें खरीदने के लिए बेचा है। अब एक बात पर महात्मा गांधी जी के साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो रिजर्वेशन की बात थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दलितों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होनी चाहिए, इसके ऊपर महात्मा गांधी जी ने कहा था नहीं होनी चाहिए, इन्होंने कहा था होनी चाहिए।
महात्मा गांधी का एक टेक्निक था कि दबाव डालने के लिए वो उपवास करने के लिए बैठते थे, उपोषण के लिए बैठ जाते थे। तो महात्मा गांधी उपोषण के लिए बैठ गए और उनकी मांग पूरी सिर्फ अंबेडकर जी कर सकते थे, दुनिया का दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता था, क्योंकि अड़कर तो अंबेडकर बैठे थे। और इतनी गांधी जी की तबीयत खराब हो गई कि कुछ भी हो सकता था, ऐसी स्थिति पर गांधी जी का स्वास्थ्य आ गया। और ये नेशनल न्यूज, पूरे देश भर में चर्चा का विषय था कि अंबेडकर अड़िग है, हिल नहीं रहे अपने निर्णय से। आपको पता है उनको उस समय मार्गदर्शन किसने किया है? ये अनपढ़ पत्नी रमाबाई उनको बताती है अपने पति को कि आप क्यों अड़कर बैठे हैं, आप थोड़ा झुक जाइए, आपको जो चाहिए थोड़ा बाद में ले लीजिए। लेकिन आज गांधी जी का कुछ अगर हो गया तो इतना बड़ा स्वाधीनता के लिए लड़ने वाला जो हमारे देश का एक नेता है, कितना बड़ा लॉस होगा। और दूसरा, उनका जो ठिकरा है वो आपके सर आएगा। तो आप मेरी बात मानिए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए। जो किसी के भी समझाने पर सॉफ्ट नहीं हुआ, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पत्नी के बताने पर सॉफ्ट हो गए और गांधी जी के साथ शायद येरोडा जेल में जाकर मुलाकात की और फिर वो कॉम्प्रोमाइज किए, पूना पैक्ट। तो पुणे के येरोडा जेल में वो हुआ। तो मेरा कहना ये है कि इन दोनों महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। तो आप मुझे बताइए, ये इतने से मैंने 2-3 प्रसंग बताए, इतने प्रसंग सुनकर आपको लगता नहीं है क्या कि इन दोनों के साथ इन 2 पत्नियों के भी फोटो रहने चाहिए थे? बताइए तो। रहने चाहिए ना? तो रहना चाहिए और समझना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। वैसे इन दोनों पर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा बोलूँगा, लेकिन मैं राजकुमार जी के लिए मंच खाली कर रहा हूँ। आप थोड़ा अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने जो दलितों के लिए, उपेक्षितों के लिए, वंचितों के लिए जो भी काम किए हैं उसका भी जायज़ा लेंगे हम सब, वो सुनना चाहेंगे। एक बात मैं बताता हूँ, गरीब कल्याण की बात होती है, इतनी सारी गरीब कल्याण की योजनाएं लाई है मोदी जी। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा धर्मांतरण, जिसको आप धर्मांतरण कहते हैं ईसाइयत में या इस्लाम में, कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन बराबर शब्द है। धर्मांतरण गलत है, क्योंकि धर्म सिर्फ एक ही है, वो हिंदू धर्म है, तो उसके साथ बाकी किसी की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए रिलीजियस कन्वर्जन सबसे ज़्यादा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जिनमें होती है वो दलितों में होती है, शेड्यूल कास्ट में होती है, शेड्यूल ट्राइब्स में होती है, नोमैडिक ट्राइब्स में होती है और गरीबों में होती है। और मूलभूत चीजों के लिए कन्वर्जन, खाने के लिए कन्वर्जन होता था, शिक्षा के लिए कन्वर्जन होता था, घर के लिए कन्वर्जन होता था। मोदी जी ने लाखों करोड़ों लोगों को गरीब कल्याण की योजना देने के बाद इन सब चीजों के कारण होने वाला रिलीजियस कन्वर्जन बंद हो गया। इसको आप कैसे नहीं समझते? ये एंगल कभी आपने सोचा नहीं? ये मोदी जी नहीं बताएंगे, बताना भी नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे, लेकिन उनका विकास होते होते उनकी गरीबी का लाभ उठाकर उनको जो कन्वर्ट करने का षड्यंत्र चल रहा था, वो षड्यंत्र सालों से पतला पड़ा हुआ है और उनको बाहर से आने वाले पैसे बंद हो गए हैं, इसलिए चिड़चिड़े हो गए और सब जगह पर सुबह शाम मोदी की निंदा करते घूमते हैं। कोई भी मोदी की निंदा करता है तो आपने समझ लेना चाहिए देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विषयों को समग्र रूप से रखना हम आपसे सीखते आए हैं और आज के विषय को भी आपने काफ़ी बेहतर तरीके से हम सभी को समझाया। आज मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य आज का संबोधन भी जिनका मुख्य रहेगा, डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी हमारे बीच उपस्थित है। एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, मैं आपका परिचय सर सबके सामने रख दूं, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाज सेवी और विचारक के रूप में आप विख्यात हैं। वर्तमान में आप सामाजिक विकास परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में समाज के समग्र विकास हेतु निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही आप गांधी भवन में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत रहते हुए युवाओं में नैतिक मूल्यों, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र के प्रख्यात प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर फलवारिया जी का अकादमिक अनुभव अत्यंत समृद्ध रहा है। आज के इस विशेष अवसर पर
आपका मुख्य अतिथि के रूप में सानिध्य हम सभी के लिए प्रेरणादायी एवं वंदनीय है। मैं आपको आज के विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राजकुमार पलवारिया जी। धन्यवाद भारत जी। पहली बात तो इन्होंने कहा कि ज्ञानवर्धन, इस सभा में जो लोग बैठे हैं मुझे लगता है सब विद्वान हैं, विदुषी हैं, विद्वज्जन हैं, इसलिए हम अपनी जानकारी को शेयर करेंगे। सब लोग, जो मेरे पास कुछ जानकारी है मैं आपको शेयर करूंगा। मैं सर्वप्रथम माय होम इंडिया और माय होम इंडिया के संस्थापक मेरे मित्र बड़े भाई सुनील देवधर जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और इसलिए अभिनंदन करता हूं कि दो महापुरुषों की जब भी हमें कभी मौका मिला है बोलने के लिए, तो कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलने का मौका मिला है, कभी ज्योतिबा फुले के बारे में बोलने का मौका मिला है। लेकिन मुझे लगता है पहली बार ऐसा मंच है जहां दोनों के बारे में एक साथ हम चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मुझे लगा इसके लिए जोरदार तालियां माय होम इंडिया के लिए भी और सुनील जी के लिए भी। मंच पर उपस्थित हमारे सचदेवा जी, हमारे साथी पासी जी, और इस सभा में मैं बहुत लोगों से मेरा परिचित हूँ और जानता भी हूँ। प्रोफेसर सुरेश कुमार जी बॉटनी के प्रोफेसर हैं और हमारे इनोवेशन के डायरेक्टर भी हैं, वो भी उपस्थित हैं। और हमारी सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छोटा सा ग्रुप है, उसके भी बड़ी संख्या में हमारे प्रोफेसर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं जब दोनों महापुरुषों की चर्चा करता हूँ, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, तो मैं इनका तुलनात्मक चिंतन करते करते अध्ययन करते समय देखता हूँ कि बाबा साहब जहाँ 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ, सतारा में हुआ, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 11 और 14 अप्रैल। लेकिन ज्योतिबा फुले जी का हम कह सकते हैं परिनिर्वाण हम कहें तो वो 1890 में हुआ, लेकिन बाबा साहब का जन्म 1891 में, यानी कि उनकी मृत्यु के 1 साल बाद हुआ। लेकिन दोनों के जीवन को अगर मैं देखता हूं तो दोनों के जीवन में बहुत सारी समानताएं हैं। एक 11 अप्रैल, एक 14 अप्रैल। फिर बात करते हैं कि बाबा साहब ज्योतिबा फुले के बारे में कहा था कि महिला सुधारक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति थे, लेखक थे, सामाजिक क्रांतिकारी थे। अब मैं जब बाबा साहब के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं भी कहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, पत्रकार थे, सामाजिक क्रांतिकारी थे। दोनों का साथ साथ हम चलते हैं तो दोनों का चरित्र एक साथ बढ़ता है और दोनों के संघर्ष भी एक साथ मिलते हैं, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। और मैं तो बाबा साहब के बारे में यह भी कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने अपने जीवन में लिखा है कि मेरे 3 गुरु हुए हैं। जिनको 3 गुरु मानते थे वो भगवान बुद्ध को मानते थे, और जब बुद्ध की बात करते थे तो वो बोलते थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। एंड ये कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का संदेश नहीं है, ये मेरे बुद्ध का संदेश है। जब वो भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं, उसके बाद कबीर को अपना गुरु मानते हैं, और अंत में वो कहते हैं कि ज्योतिबा फुले भी मेरे गुरु है। और वो गुरु के परंपरा में चले तो जहां ज्योतिबा फुले ने छुआछूत, जाति व्यवस्था, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के खिलाफ एक संघर्ष लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई संघर्ष उस प्रकार से नहीं लड़ी जिसका भी उन्होंने कहा कि जब सावित्रीबाई फुले जाती थी उन पर कीचड़ उछाला जाता था, गंद मैला फेंका जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी शांत होकर समन्वय के साथ काम करते थे। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि महाड़ के आंदोलन में, चवदार तालाब के आंदोलन में जब आमचन किया, और ये भी मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को मानने वाले व्यक्ति थे। 1927 में महाड़ डिस्ट्रिक्ट के उस चवदार तालाब में, चवदार मराठी शब्द है जिसका अर्थ होता है मीठा पानी, मीठे पानी के तालाब में जब उन्होंने आमचन किया, तो आमचन ऐसे नहीं किया 1927 में उनके जागृत हुई, ऐसा नहीं था। जब 1926 में बॉम्बे असेंबली ने, ब्रिटिश बॉम्बे असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित किया, एक्ट पारित किया कि सभी सार्वजनिक तालाबों में सभी मनुष्य जल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये जब उनको संवैधानिक अधिकार मिला, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अब हमको संवैधानिक अधिकार मिल गया, अब हम तालाब में पानी पीने जाएंगे। और उन्होंने महाड़ का तय किया, और जैसे उन्होंने बताया विष्णु जी ने कि आते समय उन पर प्रहार हुआ, उनका जो सत्याग्रही थे उनका भोजन था, भोजन नष्ट कर दिया गया, वो देग थे वो गिरा दिए गए, दाल में मिट्टी डाल दी गई। उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा धैर्य रखा, बड़ा संयम रखा। लोग कह रहे थे ईंट का जवाब पत्थर से,
तो बाबा साहब का अगर उस समय ईंट का जवाब पत्थर देते तो समाज के बीच में वो खाई आज तक बनी रहती। लेकिन वो उस बात को कहा कि आपने ये मान के चले कि हमने भोजन कर लिया, सब शांति से अपने घरों की ओर लौट जाएं। ये बाबा साहब का दूरदर्शी था। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर उस आंदोलन में उनके जो साथी थे वो केवल दलित नहीं थे, उनके कई ब्राह्मण मित्र थे जो उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कहा कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, किन्होंने, ज्योतिबा फुले ने। उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। जब मैं गुलामगिरी 1873 की बात करता हूं तो वहीं बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं एलियनेशन ऑफ कास्ट। 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक का नाम लिखते हैं एलियनेशन ऑफ कास्ट। वो गुलामगिरी लिख रहे हैं, वो एलियनेशन ऑफ कास्ट लिख रहे हैं। जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं उस शब्द को भूल रहा हूं। उन्होंने जहां ज्योतिबा फुले ने लिखा, पुस्तक लिखी अछूतों की कैफियत, तो वहीं बाबा साहब ने लिखा हुवर शूद्रास, कौन है शूद्र। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले का रास्ता, ट्रैक सेम था, समन्वय के साथ आगे बढ़ना, लेखन के माध्यम से बढ़ना। जिस प्रकार और भी किसान का कोड़ा, इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर एक पुस्तक लिखते हैं किस देश में, लीडर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक लेखक थे, एक पत्रकार थे। 1920 में पुस्तक शुरू करते हैं, यहां पुस्तक शुरू करते हैं, अखबार निकालना शुरू करते हैं, मूक नायक 1920 में। 1930 में 27 में निकालते हैं बहिष्कृत भारत, 1930 में निकालते हैं जनता, और 1956 में निकालते हैं प्रबुद्ध भारत। इसमें भी आप देखिए क्रम, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत। 56 तक आते आते वो कहते हैं भारत एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए, प्रबुद्ध भारत होना चाहिए। यहां दूसरी तरफ मैं ज्योतिबा फुले की बात करना चाहता हूं, वो भी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में क्रांति करने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने 1973 में एक संगठन, समाज का गठन किया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो 1920 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर बनाते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा, संगठन भी बना रहे हैं। उधर ज्योतिबा फुले संगठन का निर्माण कर रहे हैं, इधर बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने संगठन। लेकिन इनके कालखंड में लगभग ये मान के चले कि 90 वर्ष का अंतराल था। लेकिन वो फॉलो किसको कर रहे हैं, बाबा साहब को कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले को कर रहे हैं बाबा साहब। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे कहा कि ज्योतिबा फुले के भी पूर्वज सतारा से थे, और डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म तो जरूर महू में हुआ था, क्योंकि उनके पिता महू में, जैसे कहा भी कि महू MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, महू का शॉर्ट फॉर्म था, अब तो अम्बेडकर नगर हो गया है। उनका जन्म उस आर्मी के कैंटोनमेंट में हुआ था कि उनके पिता वहां थे, लेकिन उनके पूर्वज भी सतारा में थे। ज्योतिबा फुले की माता जी का देहांत उनके 1 वर्ष से भी कम आयु थी, उनके माता का देहांत हुआ। इधर डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत, भीमाबाई का देहांत उनकी 5 वर्ष से आयु के कम में हुआ। अब देखिए दोनों चरित्र किस प्रकार है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मैं दोनों के साथ साथ तुलना कर रहा हूं। मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं ज्योतिबा फुले जी को, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ यात्रा को चर्चा कर रहा हूं। उनकी माता जी का भी देहांत 1 वर्ष, जब ज्योतिबा फुले की आयु 1 वर्ष से कम थी। इधर डॉक्टर अम्बेडकर की आयु जब 5 वर्ष से कम थी, उनकी माता चली गई। वो सतारा से उनके पिता ज्योतिबा फुले अपने काम के लिए, रोजगार के लिए उस सतारा से निकलकर पुणे गए, और पुणे में जाकर उन्होंने फूलों का बिजनेस किया। कई बार मैं भी सोचता हूँ मेरा भी टाइटल फुलवारिया है, तो मुझे भी शोध करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने फूलों का व्यवसाय शुरू किया। तो फूलों का जब व्यवसाय शुरू किया तो उनका, हालांकि उनका जो एक्चुअल में टाइटल ज्योतिबा फुले का था वो गोहरे था, गो रहे। तो गो रहे से जब उन्होंने उस व्यवसाय में गए तो व्यवसाय में धीरे धीरे उनके पूर्वजों का टाइटल फुले हुआ, और फुले के साथ आगे बढ़े। वो सतारा से पुणे गए। इधर बाबा साहब अम्बेडकर, जब छावनी में उनके पिता का रिटायरमेंट हुआ, रामजी सकपाल जी का, क्योंकि उनका सरनेम सकपाल था, तो रामजी सकपाल जी जब वापस पुणे महू से निकले तो वापस अपने गांव सतारा आए। लेकिन सतारा में फिर उनको अपनी सर्वाइवल के लिए थी, तो वो सतारा से लौटकर मुंबई गए। ज्योतिबा फुले सतारा से कहां पहुंचे, पुणे में, और बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार कहां पहुंचा, सतारा से मुंबई में। दोनों अपनी लोगों के रोजगार के लिए तो मुंबई में गए, और मुंबई में उनका पुणे में संघर्ष था। और पुणे में जब संघर्ष शुरू हुआ, और ये जैसा मैंने कहा भी, ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज जिन लोगों को चित्र, वो चित्र जरूर देख के जाएं।
हमने बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र सैकड़ों बार देखा होगा, लाखों बार देखा होगा, लेकिन आज माता रामाबाई का भी चित्र हमारे बीच में है। हमने ज्योतिबा फुले का चित्र कई बार देखा होगा, आज सावित्रीबाई फुले का भी चित्र। और वास्तव में मेरा कहना है कि जब हम ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं तो हमारे में तुरंत, हमारे दिमाग में एक दूसरा नाम तुरंत क्लिक करता है, वो सावित्रीबाई फुले का करता है। और इन दोनों ने, और मजेदार बात थी, जब वो पुणे पहुंचे और पुणे में घटना हुई, उस घटना ने, गांव में भी घटना हुई और पुणे में घटना हुई, उस घटना ने उनको झकझोर दिया ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले एक विवाह में गए, उनके ब्राह्मण मित्र थे। जब ब्राह्मण मित्र के विवाह में गए तो ब्राह्मण मित्र के विवाह में उनको अपमानित करके विवाह से बाहर निकाल दिया गया। ये घटना ज्योतिबा फुले के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी टर्निंग पॉइंट बनी वो घटना जब 1913 से लेकर 1915 के बीच में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ले रहे थे, पीएचडी और डॉक्टरेट की। 16 में वो चले गए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, लेकिन के राजा ने कहा और उनके दीवान ने कहा कि आपको स्कॉलरशिप मिली है तो केवल और केवल कोलंबिया के लिए मिली है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नहीं मिली। उनकी स्कॉलरशिप फ्रीज कर दी, मरते क्या ना करते वापिस आए। और उस समय बड़ौदा के महाराजा के साथ पैक्ट हुआ था, उनका एक समझौता हुआ था कि आप एजुकेशन पूरी करने के बाद आप बड़ौदा की रियासत की सेवा करेंगे। वो सीधा हिंदुस्तान आए, बाय शिप आए, और आने के बाद 1917 में वो बड़ौदा पहुंचे। उन्हें लगा मैं डॉक्टर हूं, कोलंबिया से डॉक्टरेट करके आया हूं, मुझे तो कोई ना कोई रेलवे स्टेशन रिसीव करने आएगा। तो रिसीव करना तो बहुत दूर की बात, वो किसी तरह पहुंचे बड़ौदा की रियासत में। हालांकि वो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ थे, उनकी सारी थीसिस इकोनॉमिक्स पे थी। और मैं कई बार कहता भी कि डॉक्टर अम्बेडकर एक अगर वायदीय सामाजिक कार्यकर्ता नहीं तो वो ग्रेट इकोनॉमिक्स जरूर होते, उसके भी कई उदाहरण चर्चा करेंगे। तो वो बड़ौदा की रियासत में वो चाहते तो वो प्लानिंग के मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाएगा, वो डिफेंस मिनिस्टर बने। लेकिन बड़ौदा के में डिफेंस मिनिस्टर का डेजिग्नेशन होने के बावजूद भी बड़ौदा में उनको रहने के लिए घर नहीं मिला, कोई किराए पे घर भी नहीं मिला। जैसे ही वो अपना परिचय देते, अपनी जानकारी देते कि मैं महार जाति का हूं, तो कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं था। जिस प्रकार मैंने कहा ज्योतिबा फुले के साथ अपमानित, तो उसी प्रकार बड़ौदा के अंदर उनको घर नहीं मिला। वो छद्म नाम से एक पारसी धर्मशाला में लिखे और नाम रखा आदिल जी सोराब। आदिल जी सोराब के नाम से वो पारसी धर्मशाला में ठहरे। जब पारसी धर्मशाला को भी पता चला कि ये व्यक्ति पारसी नहीं है, ये व्यक्ति महार जाति का, तो पारसी धर्मशाला की मैनेजमेंट आई और उन्होंने कहा कि आप हमारी पारसी धर्मशाला को खाली कर दे। और पारसी धर्मशाला में भी कोई उनको A1 रूम नहीं मिला था, तीसरी मंजिल का माला जो छोटा सा स्टोर टाइप का था, उस कमरे में रहते थे। बड़ौदा की रियासत के डिफेंस सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट की बात कर रहा हूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मास्टर्स की बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति को उस कमरे में रहने के लिए मजबूर होना हुआ क्योंकि उनका पैक्ट था। लेकिन जब बड़ौदा की रियासत को ये जब मालूम चला कि ये तो महार जाति का, उसको भी अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि आप, उन्होंने कहा मुझे 15 दिन दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे सप्ताह भर तो दे दीजिए, मुझे मकान ढूंढने में समय लगेगा। उन्होंने कहा सुबह पहुंचे थे, शाम तक आपको खाली करना है। और वो शाम को आई मैनेजमेंट और बाबा साहब अम्बेडकर का बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दिया। और उस बड़ौदा की रियासत, उस धर्मशाला के ठीक सामने उनका सामान के साथ बाहर फेंका। उस धर्मशाला के ठीक सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे रात भर रुके रहे क्योंकि बंबई की ट्रेन अगले दिन थी। और दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, उस दिन बारिश भी जमकर हुई और बाबा साहब अम्बेडकर अपने सामान के साथ, अपनी पुस्तकों के साथ बारिश में भीगते रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से बदलाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे जैसा शिक्षित व्यक्ति, मेरे जैसा डॉक्टरेट कोलंबिया समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मेरे समाज की क्या स्थिति होगी। इसलिए मेरा आगे का जीवन मेरे लिए नहीं, समाज के लिए समर्पित होगा। मेरा आगे का जीवन मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए समर्पित होगा। ये बाबा साहब का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से बाबा साहब का जीवन बदला। और आज मुझे कहते हुए आश्चर्य, जब रामनाथ कोविंद जी थे, उसी स्थान को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के जुड़े हुए 5 स्थानों को इस वर्तमान सरकार ने बड़ा भव्य निर्माण किया है। जन्मभूमि महू को, शिक्षा भूमि लंदन में, जब वो 17 से लेकर 20 तक वहाँ रहे, 20 से 23 तक वहाँ रहे,
जहां पर उन्होंने दीक्षा ली, नागपुर, जहां दिल्ली में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, परिनिर्वाण स्थल, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ दादर में चैत्य भूमि। इन 5 स्थानों को इस वर्तमान सरकार ने भव्य रूप दिया, उनका भव्य निर्माण किया। उसी प्रकार जब रामनाथ कोविंद जी थे तो उसी स्थान को जहां बड़ौदा की धर्मशाला से बाहर निकाला, उसका भी एक स्थान का नाम दिया। उस स्थान का नाम रखा संकल्प भूमि, क्योंकि बाबा साहब ने उसी स्थान से संकल्प लिया था। इसलिए वो स्थान आज संकल्प भूमि के रूप में जाना जाता है। हालांकि चिंचोली की बात है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि ज्योतिबा फुले का संघर्ष और बाबा साहब का संघर्ष साथ साथ चल रहा है, समाज से लड़ रहे हैं हम। बाबा जहां ज्योतिबा फुले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उनकी बुआ थी शगुनाबाई की मेहनत के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पहले शिक्षित किया। हालांकि ज्योतिबा फुले भी बहुत ज़्यादा शिक्षित भी थे, उनकी कक्षा भी 7वीं तक थी, उनकी शिक्षा 7वीं तक कक्षा तक थी, लेकिन इस बात को जानते थे। अपनी पत्नी को सावित्रीबाई को पहले पढ़ाया, उसको पढ़ाने के बाद अपनी बुआ के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल शुरू किया 1950। और ये मजेदार बात देखिए, 1840 में उनका विवाह हुआ था और 1849 में समाज का इतना विरोध हुआ, उनके पिता गोविंद राव ने कहा कि तुम्हारे कारण हमको बड़ी समाज की उलेना झेलनी पड़ती है, आप हमारा घर छोड़ दो। मतलब पिता ने उनके सामाजिक कार्यक्रम पति पत्नी को घर से निकाल दिया। उसके बावजूद भी वो समाज के काम में लगे रहे। इसी प्रकार रमाबाई की मैं बात करता हूं, ये कोलंबिया में चले गए पढ़ने के लिए, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी 25 रुपए, शादी हो चुकी थी, घर चल रहा था, पढ़ने के लिए चले गए, स्कॉलरशिप में 25 रुपए मिलती थी। जैसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोलंबिया में पढ़ते समय केवल चाय और बंद से अपनी भूख मिटाते थे और बाकी आधा पैसा घर भेजते थे ताकि उनका घर चल सके। ये संघर्ष की कहानी है। इधर ज्योतिबा फुले महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के पीछे संघर्ष है, वो ठीक है 1851 तक आते 3 स्कूल खुल गए, उनका संघर्ष चलता है। इधर मैं बाबा साहब की बात करूं तो बाबा साहब को मैं कई बार बोलता हूं ग्रेट फेमिनिस्ट कैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी समाज में अगर समाज के विकास का अगर पैमाना नापना है तो उस समाज की महिलाओं की स्थिति को हमें समझना होगा। अगर उस समाज की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति प्रगतिशील है तो ये मान के चले वो परिवार, वो समाज प्रगतिशील है। यानी कि विकास का पैमाना क्या था? महिलाओं की स्थिति। इस देश की राजनीति में कोई पहला व्यक्ति होगा जिसने अपना त्याग पत्र महिलाओं के अधिकारों के लिए दिया। हिंदू कोड बिल जो ड्राफ्ट था, जिसके उन्होंने, हालांकि और भी विषय थे, लेकिन हिंदू कोड बिल जो था, हिंदू कोड बिल में वो 5 आयाम थे, उन्होंने 1951 में रखे थे। क्या आयाम थे वो? 1951 में ये कहते हैं, 1950s में ठीक है, जब पार्लियामेंट चल रही थी उस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसेस चल रहा था, उन्होंने कहा कि ये हिंदू कोड बिल संविधान बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें देश की आधी आबादी की सुरक्षा छुपी हुई है। कौन सा बिल था भाई? पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। ये 1951 में बोल रहे हैं, जो 90 में लागू हुआ। वो बोलते हैं कि पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, पति देहांत हुआ तो उस महिला की हालत या तो आश्रम में जाए या घर से निकालते थे, ससुराल वाले रखने लेते। तब उन्होंने कहा कि पत्नी को भी पति की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। गोद लेने की परंपरा अभी 90 के दशक तक पहले पति पत्नी का होना आवश्यक है। उन्होंने 1951 में कहा कि सिंगल पेरेंटिंग अधिकार मिलना चाहिए, महिला को भी गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। ये वो बातें कह रहे हैं। इधर वो महिलाओं के लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, इधर डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। आज मैं कई बार कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, अभी आपने भी जिक्र किया, इस देश की आज़ादी में बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं ने काम किया। सुभाष भी थे, भगत सिंह भी थे, गांधी भी थे, पटेल भी थे, लेकिन कभी किसी ने सरदार पटेल को गुजराती नेता नहीं कहा। कभी किसी ने सरदार पटेल को पटेलों का नेता नहीं कहा। सुभाष चंद्र बोस इस देश के महान नेता थे, महान सपूत थे, उनको कभी किसी ने ब्राह्मण नेता नहीं कहा, कभी किसी ने बंगाली नेता नहीं कहा।
भगत सिंह को कभी किसी ने सिख नेता नहीं कहा, पंजाब का नहीं कहा, राष्ट्रपुत्र कहा। ऐसे बहुत लंबी चैन है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रपुत्र होने के बावजूद उनको एक दलितों का नेता और दलितों का समाज का एक प्रतिनिधित्व करने के रूप में पहचानते हैं। ये बाबा साहब के साथ अन्याय है। बाबा साहब के साथ अन्याय नहीं है, ये हमारे देश के इतिहास के साथ और हमारे साथ ये योजना किसने की, ये सोचने का विषय। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संपूर्ण समाज के, जैसे मैं महिलाओं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 1936 में, उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। स्वतंत्र मजदूर दल बनाया भाई 1936 में, कोई दलित दल नहीं बनाया। जब वो हिंदू कोड बिल की बात करते तो 1942 और 46 में डॉक्टर अंबेडकर वायसराय कमेटी के मेंबर थे, मेंबर लेबर थे। मेंबर लेबर का मतलब इक्वल टू लेबर मिनिस्टर वायसराय की कमेटी में। एक बार की घटना है, वो ये जो लुटियन जोन का निर्माण चल रहा था, पार्लियामेंट बन रही थी, संसद बन रही थी, वो रात को घूमते हुए निकल गए तो एक महिला, प्रेग्नेंट महिला पत्थर तोड़ रही थी। उन्होंने कहा, बहन तुम पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? कहता, अगर मैं पत्थर तोड़ने का टारगेट पूरा लक्ष्य पूरा नहीं करूंगी तो मुझे मेरी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। प्रेग्नेंट वुमन। तो डॉक्टर अंबेडकर घर आए और रात भर सो नहीं पाए। अगली वायसराय की मीटिंग में उन्होंने इस बात के लिए लड़ाई लड़ी कि ब्रिटेन के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिल सकते, तो भारत की महिलाओं को मैटरनिटी लीव क्यों नहीं मिल सकती? और केवल लड़े नहीं, और 1942 के बीच में उन्होंने प्रेग्नेंट, आप कह सकते हैं मैटरनिटी लीव की सुविधा अगर आज देश की महिलाएं ले रही है तो उसका श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। कहां दलितों की बात कर रहे हैं? वो महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, वो देश की संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर पर एक टैग लगा दिया। कौन सा टैग लगा है? दलितों के नेता। इस टैग को उतारने की जिम्मेदारी हम कई वर्षों से निभा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं थे। ही इज नॉट अ दलित नेता, ही इज अ ग्लोबल लीडर। वो वैश्विक नेता थे। उसका एक एग्जांपल देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 वर्ष हुए पूर्ण, तब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया हु वाज द ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी लास्ट 300 ईयर्स। इन 300 सालों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है? उसमें कई विद्यार्थी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। सर्वे हुआ, ज्यूरी बैठी, यूनिवर्सिटी की ज्यूरी बैठी, और सारे ज्यूरी के निर्णय के बाद द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी लास्ट 300 ईयर्स, किसका नाम तय हुआ? डॉक्टर अंबेडकर का तय हुआ। ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उनका स्टैचू लगा है। वो ग्लोबल लीडर है। बराक ओबामा कहते हैं ही इज अ सन, सूर्य के समान है, और हम उनको क्या मानते हैं? कौन सा नेता? एम आई राइट और रॉन्ग? हम भी लिखते हैं दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता। ठीक है भाई, दलितों के मसीहा थे, लेकिन केवल और केवल दलितों के मसीहा जब कहते हैं तो उनके विराट रूप को हम बोना कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। तो मैं इस विषय में आज पुनः मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं। एक विषय अभी रखा था माननीय सुनील जी ने, एक घटना इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने कहा ना बाबा साहब के साथ कुछ घटनाएं घटी, मैं उस कटु अनुभवों को ज्यादा जिक्र नहीं करता हूं अब, क्योंकि अब कटु अनुभवों को भूलना होगा। बाबा साहब के सकारात्मक रूप को हमें रखना होगा। कटु अनुभवों की मैं लंबी फहरिस्त करूं, बोल सकता हूं कि उनके साथ यहां अत्याचार हुआ, यहां अत्याचार हुआ, मैं उसकी चर्चा अब ज्यादा नहीं करता हूं। अब हमको बाबा साहब के ग्रेट विजन्स की बात करनी है, जो देश के निर्माण में किया। एक घटना 1863 में पुणे में काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण महिला थी, विधवा थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसने कहते हैं कि उन्होंने गर्भपात कराने के प्रयास किया, वो नहीं हो पाया। उसने उस बच्चे को जन्म दिया। उस प्रेग्नेंट महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया। वो विधवा थी, उसने उस बच्चे को जन्म देते ही उसको मार दिया। जब ये घटना पुणे में फैली तो बाबा साहब ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने कहा हम शिशु हत्या रोकथाम केंद्र उन्होंने स्थापित किया। शिशु हत्या रोकथाम केंद्र स्थापित किया, और उन्होंने उसके पर्चे बांटे कि कोई भी महिला अगर सुरक्षित अपना
प्रसव कराना चाहती है तो हमारे केंद्र में संपर्क करें। अगर वो उसकी जानकारी भी किसी को नहीं देना चाहती तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हत्या रुकनी चाहिए। तो मेरा कहना कि इस प्रकार के काम जहां ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कर रहे थे, वहीं बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे। दोनों की राह एक थी, कालखंड जरूर अलग था, लेकिन मेरा यह मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले को हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं, अभी बहुत सारी घटनाएं हम चर्चा कर सकते, लेकिन समय की सीमा है। मैं पुनः ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अंबेडकर, माता रमाबाई को प्रणाम करते हुए, और इस बात के लिए मैं कहूँगा कि आज की ये जो बैठक है माई होम इंडिया, मैं कई बार कहता हूँ माई होम इंडिया इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई संगठन नहीं है, ये एक दर्शन है जो एक समाज में, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट के माध्यम से एक अवेयरनेस का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की गोष्ठियों से मुझे लगता है कि एक नई चिंतन की धारा, एक नया चिंतन प्रारंभ हो। इसके लिए मैं पुनः सुनील जी का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार के विचार की गंगा बहती रहे। और एक जिस प्रकार हम कहते हैं कि कहावत है ना, प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन गंगा नदी खुद चलकर प्यासे के पास जाती है। तो हम गंगा बनेंगे, कुएं नहीं बनेंगे। तो अंत में एक छोटी सी बात कहकर, एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। कहते हैं कि एक बार जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई तो एक छोटी सी चिड़िया थी, वो तालाब में जाती थी, चोंच पे पानी भरती थी और जंगल की आग में डालती थी। तो बंदर उछल कूदल कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। उन्होंने देखा चिड़िया जाती है तालाब में, चोंच भरती है और आग में डाल देती है। तो बंदर कहता है, चिड़िया तू क्या कर रही है? तो वो कहती है कि मैं आग बुझा रही हूं। बंदर हंसता है, तेरी एक बूंद से आग बुझेगी? तो चिड़िया कहती है, नन्ही चिड़िया कहती है कि इस जंगल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस आग का भी जिक्र होगा, और जब आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, लगाने वालों में नहीं होगा। तो इस चिड़िया के भांति मैं भी इस राष्ट्र निर्माण में एक बूंद बनकर भी काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजकुमार जी, हमारी इच्छा थी कि आप और भी बोले और भी सुनते रहे। आपने जिस प्रकार से सभी की आत्मा को झकझोर दिया है, मैं फिर एक बार कहूँगा, आप तो एक तो तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और इसमें से मैं घोषणा करता हूँ कि माई होम इंडिया वक्ता प्रशिक्षण, वक्तृत्व प्रशिक्षण और विषय प्रशिक्षण का वर्ग पूरे वर्ष चलाएगा। और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले पर भाषण देने वाले युवा युवती हम खड़े करेंगे, और वो लोग विषय भी सीखेंगे और बोलना कैसे है, अच्छा बोलना कैसे है, उसका भी प्रशिक्षण लेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगले बार कम से कम यही कार्यक्रम हम 100 जगह पर संपन्न करें और 100 वक्ता जाए और जाकर ये विषय बोले। आपने कहा जाति दलितों के नेता, कितना बड़ा उपकार हम सब लोगों पर हिंदू के नाते है, इसको आपने समझना चाहिए। जब इतने सारे बुरे अनुभव आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने घोषणा की कि हिंदू के नाते मैं जन्म लिया हूँ, लेकिन हिंदू के नाते नहीं मरूंगा, और हिंदू समाज को सुधरने का समय दिया कि आप बदल जाओ, ये जो आप छुआछूत कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, इससे आप निकल आओ बाहर। लेकिन जब उनको अपने जीवन का अंतिम काल दिखाई देने लगा, स्वास्थ्य खराब हो गया था और उनको लगा अभी मैं ज़्यादा नहीं बचूंगा, तब उन्होंने तय किया कि अभी धर्मांतरण करना है, हिंदू धर्म छोड़ देना है। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कई चीज़ें लिख के रखी है। इस्लाम के ऊपर जो उन्होंने लिख के रखा है हम लोगों ने पढ़ना चाहिए, और लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से इस्लाम के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सारे उद्धरण लिख कर भेज देने चाहिए कि अगर आपको अम्बेडकर स्वीकारना है तो पूरा स्वीकारिए, आधा अधूरा मत स्वीकारिए। उन्होंने क्या कहा है इस्लाम के बारे में? उन्होंने कहा कि मैं अगर दलितों को हिंदू छोड़कर मुसलमान या क्रिश्चियन बनाता हूं
तो इस देश के साथ प्रामाणिक नहीं रहेंगे, इस देश की संस्कृति के साथ प्रामाणिक नहीं रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दलित बंधु इस देश के साथ, इस संस्कृति सभ्यता के साथ प्रामाणिक रहे, ईमानदार रहे। और इसलिए भारत में ही जन्मे भगवान गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म में मैं उनको लेकर जाऊंगा। वो संत गाडगे बाबा को मिलने के लिए गए थे। गाडगे बाबा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अभिन्न मित्र थे। अम्बेडकर जी के स्वर्गवास के बाद में 15-20 दिन सिर्फ गाडगे बाबा जिंदा रहे, खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ रो रहे थे अम्बेडकर जी के जाने के लिए, और फिर वो गुजर गए। लेकिन धर्मांतरण के निर्णय से पहले जब गाडगे बाबा को मिलने के लिए गए थे, तब गाडगे बाबा भी बताते हैं उनको कि देखो, तुम दलितों को धर्मांतरण करो लेकिन मुसलमान या क्रिश्चियन मत बनाना। हाँ, ये गाडगे बाबा भी बताते हैं। तो अंबेडकर बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने तय किया है कि मैं उनको मुसलमान या क्रिश्चियन बनने नहीं दूंगा। जब 26 अलीपुर रोड के उनके घर को, जो पंचतीर्थों में मोदी जी ने भव्य बनाया है, उस बंगले के इर्द गिर्द बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी या पेट्रोडॉलर लेकर घूमने वाले मुसलमान एजेंट कि आपको जो चाहिए वो हम देते हैं, लेकिन दलितों को आप क्रिश्चियन बनाइए, दलितों को आप मुसलमान बनाइए। ये बताने के लिए ऑफर्स 1000 एकड़ की बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन हैदराबाद का निजाम देने के लिए तैयार था कि आप दलितों को मुसलमान बनाइए। अंबेडकर जी ने नहीं किया। उनको भगवान गौतम बुद्ध के धर्म में लेकर जाकर हिंदू समाज पर इतना बड़ा एहसान किया है, जिस हिंदू समाज पर बदला लेने का उनको पूरा मौका था। जो जीवन भर उनके साथ व्यवहार हुआ, उनको पूरा अधिकार था, लेकिन बदला लेने की मंशा कभी थी ही नहीं। और इसलिए उन्होंने ये किया नहीं। आप मान लीजिए अगर वो कर देते थे, आज आपको इस देश में 20 करोड़ मुसलमान है, तो आपको जो है भारी पड़ रहा है, पूरे देश भर में परेशानी का कारण हो रहा है। आपके आधे व्हाट्सएप मैसेजेस और रील्स सब इसी चीज़ पर हो रहे हैं, देखो ये क्या रहा है, देखो वो क्या हो रहा है। आप कल्पना कीजिए उस समय अगर उन्होंने सबको मुसलमान बना दिया होता तो कितनी बुरी अवस्था देश की होती। आप पाकिस्तानों की संख्या भारत के अंदर, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाता था। लेकिन एक बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया है, तो ये सारे उपकार हमने याद रखने चाहिए। एक जाते जाते एक बात राजकुमार जी बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़े वैरागी थे। वैराग्य कहते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। आजीवन गरीबी में बिताया, समाज के लिए बिताया। लेकिन इनका जो घर था 26 अलीपुर रोड का, बाहर में अगर आप कमरे के अंदर प्रवेश करते तो भव्यता, दिव्यता, पॉश, अच्छा सोफा सजाया हुआ ऐसा घर। और अगर आप उससे अंदर आ जाते, जहाँ उनका खुद का कमरा है, किचन है या और कोई पर्सनल किसी गेस्ट के लिए रूम है, वो एकदम भिखारी जैसा। उसमें कोई शोशा नहीं, उसमें कोई खर्चा नहीं, उसमें ढंग का कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, बाहर एकदम पॉश। उनको धनंजय कीर जी, जो जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने सवाल पूछा बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कि ये फर्क क्यों है आपका बाहर का हॉल और अंदर का कमरा। उन्होंने कहा कि मुझे इस सब दौलत से कुछ मतलब ही नहीं है। जिस समाज के लिए मैंने सारा जीवन उनके उद्धार के लिए दिया है, उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए दिया है, उनको उन्होंने कभी वैभव देखा ही नहीं है। उनको ये कॉन्फिडेंस कब आएगा जब उनका एक व्यक्ति, एक नेता, उसका घर इतना भव्य है, हमारा बेटा ऐसा हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आने के लिए मैंने वो बाहर का दिखावा रखा हुआ है, नहीं तो मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। तो जिसके अंदर कोई, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा पैसा कमाना है, नहीं तो उस समय बैरिस्टर और वो तो जिस प्रकार के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कमाया वो सब दूसरी चीज़ें कमाई, और वो आज हम सब के लिए प्रातः स्मरणीय है। और हमने बिल्कुल मन से, श्रद्धा से जो मोदी जी ने बनाया है, वो 26 अलीपुर रोड का जो एक बहुत सुंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल है, उसको हमने जाकर देखना चाहिए। 14 अप्रैल को जाकर देखिए, नहीं तो किसी भी दिन जाकर देखिए। युवा युवतियों ने जाकर देखना चाहिए, आपको आनंद आ जाएगा वो आप देखेंगे तो।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माई होम इंडिया अपने सभी कार्यक्रमों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे युवा युवतियों को सम्मानित करता आया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर ज्योतिबा फूले जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे विभिन्न प्रोफेसर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं एक एक करके उनका नाम लेता हूं और मैं चाहूँगा कि हम उनको सम्मानित करके खुद को कृतार्थ महसूस करें। सबसे डॉक्टर मनीष कुमार, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। डॉक्टर मनीष कुमार, आप सभी तालियों से हमारे इन पुरस्कार्थियों का सम्मान करें। ये माई होम इंडिया का मोमेंटो जो हमारे संस्थापक प्रदान कर रहे हैं। अगला नाम प्रोफेसर सुरेश कुमार जी, CICDU। प्रोफेसर सुरेश कुमार, प्रोफेसर सुरेश कुमार जी। डॉक्टर दिव्या तंवर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डॉक्टर दिव्या तंवर। डॉक्टर दिव्या तंवर। डॉक्टर एकता रमन, SPM कॉलेज। डॉक्टर एकता रमन। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मैं इसके कॉलेज में पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर अनीता कुमारी, SPM कॉलेज। प्रोफेसर अनीता कुमारी। मेरे बाएं साइड बैठे युवाओं से भी अपील है कि आप प्लीज़ तालियां बजाते रहें। अगला नाम डॉक्टर मनप्रीत कौर रावल, गार्गी कॉलेज। डॉक्टर मनप्रीत कौर रावल। अगला नाम डॉक्टर अरुण कुमार, दयाल सिंह कॉलेज। डॉक्टर अरुण कुमार। दयाल सिंह कॉलेज, इवनिंग। ओके। श्रीमती सुप्रिया कामना मरांडी जी, रामलाल आनंद कॉलेज। डॉक्टर आलोक, किरोड़ीमल कॉलेज। डॉक्टर आलोक, किरोड़ीमल कॉलेज। डॉक्टर सज्जन जी, जाकिर हुसैन कॉलेज। डॉक्टर सज्जन जी, जाकिर हुसैन कॉलेज।
और अंत में डॉक्टर मीनू, भारती कॉलेज। डॉक्टर मीनू जी, भारती कॉलेज। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे इन प्रोफेसर्स और के लिए सबसे अच्छा दिन आज का ही हो सकता है कि हम उनके कार्यों की सराहना करें और उनको हम पुरस्कृत करके माई होम इंडिया का कृतार्थ महसूस करें। आप सभी का धन्यवाद। आशा है आप समाज निर्माण में, शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना कार्य आगे भी करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के कन्वीनर एडवोकेट अंकित तिवारी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और थैंक्स नोट हम सभी से शेयर करें। डॉक्टर अंकित तिवारी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारत माता तथा सभी महान विभूतियों को सादर नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के संकल्प श्री सुनील देवधर जी, हमारे मुख्य वक्ता श्री राजकुमार फलवारिया जी, साथ में दिल्ली एनसीआर के माई होम इंडिया के अध्यक्ष श्री बलराज सचदेवा जी, साथ में माई होम इंडिया के ट्रस्टी श्री अरुण कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने के लिए भारत जी का विशेष आभार। मैं इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के गरिमामयी उपस्थिति के कारण ही आज का कार्यक्रम सफल बना। साथ ही मैं महामना मालवीय मिशन तथा राकेश जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मालवीय स्मृति भवन उपलब्ध कराया। अंत में आप सभी का मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रगान के लिए हम सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। एक सबसे निवेदन है, राष्ट्रगान के बाद सभी आए और इन 5 महापुरुषों के, एक भारत माता और 4 महापुरुषों के साथ अपना फोटो निकाले नमस्कार करते हुए, और अपने अपने सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे ट्वीट करें, फेसबुक पर अपडेट करें, इंस्टा पर अपडेट करें, और उसमें हैशटैग महात्मा फुले जयंती या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, ये 2 नॉर्मल हैशटैग रहे, और एक MHI दिल्ली NCR, ये एक हैशटैग सभी डालें ताकि पता चलेगा किस किस ने किया है। MHI दिल्ली NCR ऐसा एक हैशटैग एडिशनली डालें और इस कार्यक्रम के बारे में लिखें। करेंगे ना? बिल्कुल। तो जितने लोग करेंगे मैं ये हैशटैग से ढूंढ कर देख लूंगा किस किस ने किया है। मैं करने वाला हूँ।